नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं जुड़ा हूं आपके साथ जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वायु प्रदूषण की बात तो अक्सर होती रहती है, मगर जल और जमीन के प्रदूषण की बात बहुत कम होती है, जबकि इनका प्रदूषण भी हम पर वायु प्रदूषण जितना ही असर डाल रहा है और कई मर्तबा तो कुछ केसेस में, कुछ वर्टिकल्स में शायद ज्यादा भी। जब हम बात करते हैं जल और जमीन के प्रदूषण की, तो सबसे बड़े कारक उसके कौन हैं? तो हम पाते हैं कि प्लास्टिक इसमें सबसे बड़ा विलन बनकर उभरता है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक के खतरों के साथ साथ इससे होने वाली बीमारियों पर बात करेंगे। बताएंगे कि कैसे ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सांसों में, हमारे खून में, हमारे खाने में, हमारे हर जीवन के हिस्से में अब प्लास्टिक घुल चुका है। कैसे बचना है, खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, विकल्पों के उपाय भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हम आप अपने आसपास प्लास्टिक की एक ऐसी दुनिया बसा चुके हैं जिसके इर्द गिर्द खतरे ही खतरे हैं। हमारी हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सेहत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी घातक साबित हो रहा है। ये आंकड़े किसी को चौंका सकते हैं, लेकिन सच यही है कि भारत में सालाना 200 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये है कि इस्तेमाल की जाने वाली कई प्लास्टिक का केवल 30% ही रिसाइकल हो पाता है। नतीजा ये होता है कि देश में सालाना 35 लाख टन प्लास्टिक कचरे में तब्दील हो जाता है। साल दर साल इसमें करीब 10% की बढ़ोतरी हो रही है। प्लास्टिक के कचरे से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है। मौसम चक्र बिगड़ने से समय पर बारिश नहीं हो रही। वहीं जमीन में प्लास्टिक का कचरा जमा होने से खेत बंजर हो रहे हैं। ये कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। वहीं ये कचरा बहते नालों का हिस्सा बनकर उन्हें चोक कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे का एक हिस्सा जला दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो हार्ट और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देती है। इसके अलावा धूप या ज्यादा तापमान के चलते प्लास्टिक कंटेनर में डाइऑक्सिन नामक केमिकल का रिसाव होता है, जो पानी या खाद्य पदार्थ में घुलकर शरीर में चला जाता है। इससे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। वहीं लीवर और पेट की आंतों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात करें तो इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी पॉलिथीन बैग्स की है। इसके बाद प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक पैकेजिंग वाली डिब्बे, ग्रोसरी बैग और फूड पैकेजिंग वाला प्लास्टिक है, जिसमें सबसे अधिक कचरा निकलता है। वैसे भी सरकार ने प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक जैसे प्लास्टिक के उत्पादों पर रोक लगा रखी है। सरकार ने सख्ती तो दिखा दी है, अब हमारी आपकी बारी है कि हम प्लास्टिक से दूरी बनाएं। अगर कोई पॉलिथीन का इस्तेमाल करता है तो उसे भी उसके खतरे के प्रति आगाह करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग अगर हम समय रहते नहीं जीते तो आने वाले दिनों में ये प्लास्टिक हमें दीमक की तरह चट कर जाएगा। यानी ये प्लास्टिक प्रलय का रूप ले सकता है। इससे बचना है तो से नो टू प्लास्टिक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है चर्चा के लिए। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हितेन भेड़ा जी, जो कि चेयरमैन है पर्यावरण कमेटी AIPMA के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है सतीश सिन्हा साहब, एसोसिएट डायरेक्टर हैं टॉक्सिक लिंक के। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हितेन सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। और प्लास्टिक के बारे में तो अब क्या कहा जाए, समुद्र तटों, झीलों, नदियों और अब तो मछली, नमक और ब्लड में तक प्लास्टिक मिल रहा है सर। और ये लगातार हो रहा है, हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। इतनी बैठकें हो गई, इतने विचार मंथन हो गए, इतनी क्रांतिकारी बातें हो जाती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन प्लास्टिक है कि हमारे जीवन से जा नहीं रहा है सर। क्या हमारी नीतियां गलत दिशा में जा रही हैं या ये मर्ज ही ऐसा है कि ये हमसे दो हाथ आगे ही रहता है?
सर मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक खराब नहीं है, लेकिन प्लास्टिक अगर पर्यावरण में पॉल्यूटेंट्स के हिसाब से उभरता है तो उसकी असर कुछ और हो सकती है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में प्लास्टिक्स ने कितना अपने लाइफ को सपोर्ट किया है। वैसे ही प्लास्टिक फूड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको अगर हम सही ढंग से यूज़ करें और उससे जो पोस्ट कंजम्पशन का जो कचरा निकलता है उसको सही ढंग से हम लोग प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं तो प्लास्टिक की समस्या नहीं होगी। सर लेकिन हाँ ठीक है, आपने बात पूरी कीजिए आप। कि 50 साल से ये प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग में हो रहा है, मेडिकल डिवाइसेस में हो रहा है, फूड पैकेजिंग में हो रहा है, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में हो रहा है, बट इसके कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अभी कई नई जो बातें निकल के आती हैं उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी अभी पूर्ण रूप से ये असर्टेन नहीं हुआ है। तो इसके चलते अगर ये कुछ डैमेजिंग करता होगा तो गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया के लोग क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? पूरी दुनिया में ये अलाउड है पानी के लिए। सर इसके साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हितेन सर, या हम एविडेंसेस को उतना ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे हैं, उनको लाइटली ले रहे हैं। मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे इंडिजिनस हैं, जो बताती हैं कि गंगा की मछलियों में हमने प्लास्टिक पाया है। और ये कोई छोटे मोटे अध्ययन नहीं है, अच्छे खासे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, वहां के शोधकर्ताओं ने ये पाया था। इससे पहले एक किलो नमक में 50 से ज्यादा प्लास्टिक के कण मिलने की बात तमिलनाडु के अध्ययनकर्ताओं ने किया था। इंटरनेशनली भी बहुत, और ये तो मैं आपको लोकल जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उनके अध्ययन बता रहा हूं। 2012 से यूएन का एक प्लास्टिक ट्रीटी है, उसके बाद से हमारे सामने लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो हम इन रिपोर्ट्स को क्या लाइटली ले रहे हैं? सर इसमें ऐसा है कि अगर आप कुछ चीज ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलेगी। अगर आपने मछली में हैवी मेटल्स ढूंढना होता, अपने एंटीबायोटिक्स के एविडेंस ढूंढे होते, अगर आपने और कोई प्रदूषण की चीज़ें हैं वो ढूंढे होते तो वो भी मिलते हैं। तो कुछ भी एक पर्टिकुलर मटेरियल को एट्रीब्यूट कर देना सब वो ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए हमें काफ़ी सारा साइंटिफिक अध्ययन करना पड़ेगा, उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसकी इफेक्ट को देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हम उसका एविडेंस प्रेजेंस है उसके लिए वो खराब है ऐसा बोलने के लिए आज की स्थिति में हम लोग सक्षम नहीं हैं। नहीं सर, मेरा अगेन वही, मैं और कुछ नहीं, मैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईए के आपको रेजोल्यूशंस बताता हूं। और यूएनईए की मीटिंग नंबर 1 में रेजोल्यूशन नंबर 1/6 उसमें साफ है मरीन प्लास्टिक डेब्रीज एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। अब ये इतना बड़ा रेजोल्यूशन कर लिया यूएनईए ने, तो ये बिना आधार पे तो किया नहीं होगा सर, साइंटिफिक आधार पे। यूएनईए की मीटिंग नंबर 2 रेजोल्यूशन नंबर 2/11 इसमें मरीन प्लास्टिक लिटर एंड माइक्रोप्लास्टिक्स है। इसमें साफ कहा जा रहा है। और ऐसे ऐसे सर मैं आपको 1 2 3 4 5 6 यूएनईए रेजोल्यूशन है हमारे पास, जिसमें बाकायदा पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गई स्टडीज का हवाला दिया गया। और उसके बाद यूएनईए का रेजोल्यूशन 5/14 उसमें मैंडेट है कि एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए टू एंड प्लास्टिक। तो ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टडीज हो रही हैं सर, ये बिना किसी एविडेंस के तो नहीं हो रही होंगी। नहीं, मेरा ये बोलना नहीं है, बट ये आपको वो समझना पड़ेगा कि ये जो एविडेंस निकल के उभर रहे हैं उसके क्या कारण हैं। क्योंकि अगर जो मरीन लीटर पाया गया है उसको कहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया, कहाँ पे मटेरियल लीटर्ड हो गया, तो इवेंचुअली इट विल फाइंड इट्स वे इनटू द ओशंस। सो दैट्स व्हाई इट इज सीन। अगर वो ओशन में है तो उसके इर्द गिर्द का जो पानी आप टेस्ट करोगे तो उसमें काफ़ी उम्मीद रहती है कि ऐसे माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा मिले हमें। बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसको प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे, जो पोल्यूशन है उसको मरीन में जाते हुए रोकेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। हमें सॉल्यूशन की ओर देखना है। हम
हमें ये देखना है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना उपयोगी भी है. सो यूएन ऑल्सो इज नॉट डिनाइंग दैट प्लास्टिक इज नॉट यूजेबल. पॉइंट सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया. मैं सतीश सिन्हा, क्या ये पूरा मसला यही है कि प्लास्टिक की हमारे जीवन में वरदान वर्सेस प्लास्टिक हमारे जीवन में अभिशाप? वरदान शायद भारी पड़ रहा है, इसलिए हम अभिशाप पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं. क्या मसला यही है प्लास्टिक के साथ? जी, थैंक यू वेरी मच. यस सर, मुझे लगता है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आया है. आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सिन्हा जी? चलिए सिन्हा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मैं ये प्लीज कंटिन्यू. ऑलराइट, मुझे लगता है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. हम ठीक करते हैं इसको. डॉक्टर अंशुमान कुमार के पास चलते हैं. डॉक्टर अंशुमान, आपसे तो मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा कि किसका गुनाह किसका नहीं, लेकिन आपके नजर में, आपके अपनी स्टडीज, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? एक तरफ प्लास्टिक के हमारे पास फायदे हैं और दूसरी तरफ हमारे भविष्य का सवाल भी है सर. हमें किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? जी देखिए, मैंने परसों भी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया था, डेली कर रहा हूं अभी, उसमें यही लिखा था, प्लास्टिक इज ए बून एट द सेम टाइम से मेगा कर्स. मतलब वरदान है लेकिन उससे महाअभिशाप है. अभिशाप नहीं, वरदान के बराबर अभिशाप होता. मैंने कहा महाअभिशाप. उसका कारण समझिए. वरदान, मेहता साहब ने आपको बताया कि सब लोग जानते हैं प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ तो यही हंगामा हुआ कि न सड़ेगा, न गलेगा, न डूबेगा, न तैरेगा, तो प्लास्टिक इस्तेमाल करें हर जगह. आपने कर लिया. अब क्या हुआ, दो फॉर्म के प्लास्टिक आपके जो उपलब्ध हैं, क्या हेल्थ हजार्ड कर रहा है? हार्ड प्लास्टिक जो हमें दिखता है और माइक्रो प्लास्टिक जिसके माइक्रो फाइबर्स हर जगह मौजूद हैं. अब ये है कि अगर मौजूद हैं मछलियों में, दूध में, इंसान के पेट में, तो क्या है? इस पे बहुत बड़ा एक स्टडी यूएस ने किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2018 में पब्लिश भी किया, जिसमें लिखा ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक. इंसान का पेट समुद्र हो चुका है माइक्रोप्लास्टिक का. अल्टीमेटली क्या करता है माइक्रोप्लास्टिक? ये क्यों ढूंढा गया? जब ऐसे लोग आ रहे थे, पेट में दर्द होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मैल एब्जॉर्प्शन. खाना खाते हैं लेकिन शरीर पे नहीं लग रहा है, तो देखा गया माइक्रोफाइबर प्लास्टिक के इंटेस्टाइन को कोट कर दिया, इंसुलेट कर दिया है. तो चलो इसको पकड़ा गया. पकड़ने के बाद ये माइक्रोप्लास्टिक चला गया ब्लड में सर्कुलेट हो रहा था और उससे केमिकल लीच कर रहा है, जो हार्ड प्लास्टिक में लीच कर रहा है, पानी में, मिट्टी में, अंडर वाटर. गाय जब खा जाती है, मछली जब खा जाती है, उसके फ्लैश में भी ये पाया गया. दो मेन केमिकल, BSA, बिस्फेनॉल ए, और थैलेट्स. थैलेट्स में P साइलेंट, PTHA, LATES. दोनों तीन मेजर समस्या इंसान में कर रही. एक, महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी, जिसके कारण आज सारी महिलाएं थायराइड की गोली खा रही है. पुरुषों में बांझपन, स्पर्म काउंट कम हो गया, जिसके कारण आप देख रहे हैं इनफर्टिलिटी सेंटर बढ़ रहे हैं, IVF सेंटर. और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कैंसर, खास करके महिलाओं में स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर. पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर, कोलन का कैंसर. हो क्या रहा है? प्लास्टिक जो सर्कुलेटिंग BSA है, थैलेट्स है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के लाइक मिमिक करता है. हार्मोन नहीं होता है लेकिन बॉडी को चैलेंज देता है इनडायरेक्टली थ्रू हार्मोनल लिंक. और दूसरा लिंक है इसका, ऑक्सीडेटिव रेडिकल डैमेज करता है, जो DNA को बार बार डैमेज करता है. और न सिर्फ एडल्ट इंसान, पेट में, गर्भ में पल रहे बच्चे तक ये केमिकल पहुंचता है. बच्चों में फर्स्ट हिट वहां देता है, फिर बच्चा जब पैदा होता है तो यंग एज में बच्चे को अलग अलग डिफॉर्मिटीज और कैंसर जैसी समस्या आती है. तो ये पूरी तरह इंसान को और पूरे एटमॉस्फेयर, पर्यावरण को घेर लिया है, इंसुलेटेड है. इसका डेफिनेटिव डॉक्यूमेंटेड हेल्थ हजार्ड है, इसमें कोई दो मत. एब्सोल्युटली. और सिर्फ हेल्थ नहीं, देखिए इसमें तो जो एविडेंसेस आए हैं, जो बड़ी पाथ ब्रेकिंग स्टडीज आई हैं, उसमें तो ये दुनिया भर की डिजीजेस को बढ़ा के उन लोगों को जो ज्यादा वनरेबल हैं, जो ज्यादा संवेदनशील सेक्शन के लोग हैं, उनको कर रहा है. तो ये एक डीप सोसाइटल इनजस्टिस के लिए भी जिम्मेदार है. तो ये भी थोड़ा समझना होगा. लेकिन सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को समझने की बहुत ज़रूरत है. ये कह देना कि सिर्फ ये वेस्ट की एक प्रॉब्लम है और अगर हम वेस्ट को मैनेज कर लें तो हम सारी चीज़ को मैनेज कर लेंगे. सबसे पहली बात तो ये है कि प्लास्टिक का जो आप प्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे तो ये पेट्रोलियम बेस इसका है और वहाँ से इसमें इतने सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और सारे केमिकल्स जो अभी हैं, करीब 10,000 केमिकल्स ऐड होती है प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में. उसमें करीब 1,000 से ज़्यादा केमिकल्स ऐसे जो शरीर के लिए
ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही घातक है। दे आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड। अभी मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी इसके बारे में बात करें तो ये सिर्फ वेस्ट में जब चला जाता है तब हानि पहुंचाती नहीं, जब यूसेज में रहता है तब भी इससे बहुत सारे हानि होते हैं। जो आप फूड कंटेनिंग प्लास्टिक है, फूड रैपिंग प्लास्टिक है, बाकी जो चीजें हैं प्लास्टिक में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उस सब में ये केमिकल्स लीच होती है। ये केमिकल्स होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं, फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, बिस्फेनॉल ए होता है, थैलेट्स होती हैं, कलरेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें, हजार तरह की केमिकल्स इसमें ऐड होती हैं। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जब ये सालों तक ये पृथ्वी पर ऐसे ही रहता है, ये डिके नहीं होता है, बायोडिग्रेड नहीं होता है, तो इसकी लाइफ करीब 500,000 साल तक रहता है और ये पृथ्वी पर बना रहता है और ये फाइनली इट गोज अप इनटू द ओशंस। इसका जो लास्ट ये है बेस है वो ओशन में चला जाता है। दूसरा ये पृथ्वी में सॉइल में भी बहुत ज्यादा जाता है और ये सॉइल में जाने के बाद में जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करते हैं, जो भी आप खाना का चीज चाहे फल या सब्जी, ये सब में इसकी केमिकल्स और अब तो माइक्रोप्लास्टिक्स भी आपके फल और सब्जी में मिलना शुरू हो गया। तो ये कह देना कि इसका शरीर पे या ह्यूमन हेल्थ पे कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा या इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। ये तो ठीक बात नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं और मेरे दूसरे जो पैनलिस्ट थे कह रहे थे कि इसमें ईडीसीज होती हैं, एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन को मिमिक करती हैं और बहुत सारे तरह की डिजीजेस को जन्म देती हैं। तो प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही एक्सटेंसिव प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। देखिए हमें इसके बहुत सारे पहलुओं को भी समझना है। ये प्लास्टिक का प्रोडक्शन जहां हो रहा है, जिन हालातों में हो रहा है, हम लोग इसके सीधे हेल्थ हजार्ड्स की तो बात करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में जुटे हुए जो वर्कर्स हैं उनकी हालत क्या होती होगी? उनकी ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, डिक्रीज फर्टिलिटी, क्रोनिक ऑब्स्टिकल पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, कितने बड़े एक्सपोजर में हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्लास्टिक लोगों को इनडायरेक्टली उनके शरीर में घुस के वाया समंदर, वाया अलग अलग जगह पे जाके ये डायरेक्ट भी लोगों को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन बात वही है कि एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। पूरी दुनिया को ग्रो करना है, भारत को भी ग्रो करना है और प्लास्टिक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ग्रोथ इंजन का एक फ्यूल है। तो अगर वो फ्यूल आपने हटा दिया तो ग्रोथ भी तो बैठ जाएगी। ये एक बात है, ये एक सच्चाई है, लेकिन बैलेंस कैसे बनाया जाए, एक कैसी अप्रोच हो, इस पर बहस करना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बहुत खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जारी है। कुछ और सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो प्लास्टिक को आपने प्रलय से जुड़ते हुए कई बार शायद इतना डायरेक्टली नहीं सुना होगा, लेकिन प्लास्टिक के खतरे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि इस दुनिया में अगर कभी प्रलय आएगी तो प्लास्टिक का उस पर एक बहुत बड़ा रोल होगा। अब प्रलय का मतलब डायरेक्ट प्रलय से नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान
कि पूरी की पूरी रेस को खत्म करने के पीछे जो कारण होते हैं वो भी प्रलय से कम नहीं होते हैं। वो डायरेक्ट नहीं आते हैं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर आते हैं और उसमें प्लास्टिक एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसीलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम कर रहे हैं प्लास्टिक पर चर्चा। हितेन सर, अब एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो, क्योंकि हमको विकास के लिए भी चाहिए और हमारे हेल्थ कंसर्न भी हैं, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर, तो मेरा ये बताना है कि जो प्लास्टिक जो फूड कांटेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है या जो प्लास्टिक हमारे बॉडी में कुछ डाल सकता है, वैसे प्लास्टिक को पहले प्रॉपरली चेक करके जो संस्थानें हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च है, FSSAI वगैरह हैं, वो अप्रूवल देते हैं। एंड इट इज़ दिस अप्रूवल्स ग्लोबली आर डन एंड एक्सेप्टेड। उसके बाद में ही वो प्लास्टिक को फूड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमेशा ये जो इंस्टीट्यूशन है वो अवेयर रहती हैं नए नए डेवलपमेंट से और वो टाइम टू टाइम उसमें बदलाव करती रहती हैं कि अभी आपको ये करना है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्लास्टिक इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। सर, अगर ऐसा कुछ होता तो क्यों गवर्नमेंट अलाउ करती उसका प्रोडक्शन, क्यों गवर्नमेंट अलाउ करती उसका यूज़ फूड एप्लीकेशंस में? दैट इज सर, आप ये कह रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक भी सरकार बना रही है सर? नहीं, मैं नहीं ये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कि रॉ मटेरियल जो है उसका उत्पादन जो हो रहा है उसमें करीबन 50% पब्लिक सेक्टर यूनिट से हो रहा है और ये जो मटेरियल्स हैं उसको अच्छी तरीके से रिसर्च किया जाता है, उसकी सेफ्टी देखी जाती है, उसके बाद में ही उसको अलाउड किया जा सकता है, किया जाता है। बट सर, सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन है ना सर, गवर्नमेंट के लेवल पे ही तो सामने आके गवर्नमेंट ने पूरे कैंप की मैं बात नहीं करता हूँ। हाँ सर, सिंगल यूज की बात नहीं करता हूँ। वी आर नाउ बियॉन्ड सिंगल यूज प्लास्टिक। जो प्लास्टिक पैकेजिंग है जो फूड के कांटेक्ट में आने वाली है उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट जो रॉ मटेरियल अलाउ करती है उसकी जांच पड़ताल के बाद ही अलाउड होता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जैसे आपने एक बताया कि शायद कन्वर्जन के टाइम में कुछ जो कारीगर हैं, जो हमारे साथ मजदूर हैं, वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। तो सर, ये कहना ऐसा है कि अगर हम लोग सांस भी लेते हैं तो हवा में, मुंबई दिल्ली जैसे सिटी में हवा में काफ़ी प्रदूषण है। तो दिस इज सर्कमस्टेंशियल प्रोजेक्शन ऑफ सम फियर, लेकिन उसका कोई एविडेंस है नहीं ऐसा आज के दिन में। देखिए सर, अब आप एविडेंस देखिए, अब हर चीज का एविडेंस अगर अब देखिए इस प्लास्टिक से सर सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये? क्या आपने कभी किसी अमीर आदमी को किसी सिंगल यूज प्लास्टिक पन्नी में चाय ले जाते हुए देखा है सर? कभी नहीं देखा होगा। क्या किसी अमीर आदमी को आपने वो डिस्पोजेबल जो सस्ती और घटिया क्वालिटी के कप्स होते हैं उनमें चाय पीते हुए देखा है सर? कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने किसी अमीर आदमी को सब्जियों या खाने पीने के सामान को प्लास्टिक से रैप किया हुआ देखा है सर? नहीं देखा होगा। इनके पास तो चीनी मिट्टी के कप है सर। इन अमीरों के पास तो विदेशों से आने वाली क्रॉकरीज है सर। इनके लिए नहीं है सर ये खतरा। सर, ये खतरा है मजदूरों के लिए सर। ये खतरा है सड़क पर, रेहड़ी पटरी पर जो खाना खाते हैं उन लोगों के लिए सर। हमें सोचना होगा सर, हमें हर चीज में एविडेंस ढूंढना है सर। हमें हर चीज में अगर एविडेंस ढूंढना होगा सर तो फिर मानते हैं कि इस इशू को एड्रेस करने का मतलब ही नहीं सोचना होगा या हमें सॉल्यूशन बनाने होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप अगर जापान में जाएंगे तो फूड आइटम्स आर 100% रैप्ड इन 1, 2, 3 लेयर्स ऑफ प्लास्टिक्स और वो पूरी उनकी सोसाइटी खाती है। और वहाँ जापान में जाएंगे तो लाइफ स्पैन इंडिया से भी काफी बड़ा है। तो ऐसे मान लेना और ऐसे उनके यहाँ पूरा इकोसिस्टम है सर। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का पूरा इकोसिस्टम है सर, पूरा इकोसिस्टम। हिंदुस्तान में वो नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री को आगे। डॉक्टर अंशुमन कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑलराइट सर, डॉक्टर अंशुमन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डोवाल साहब, ऐसा है, जापान यूएस फूड ग्रेड प्लास्टिक का स्टिकर लगा के देता है। आपके पास जितने भी ऐप बेस्ड फूड ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें गर्म खाना आता है, जब पलट के देखिए कि कितने पे फूड ग्रेड प्लास्टिक का स्टैंप लगा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जापान में जो ब्लू जोन ऑफ द वर्ल्ड है जिसमें 100 साल से ऊपर के अधिक लोग जीवित हैं, ओकिनावा
जो विलेज है वहां पे है। ओकिनावा में प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल होता है, लोग ट्रेडिशनल इस्तेमाल कर रहे हैं। टोक्यो में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक की स्टैंप लगी हुई है। हिंदुस्तान में जहां तक बात है कि सरकार क्यों अलाउ कर रही, पब्लिक सेक्टर में प्लास्टिक बन रहे हैं, तो सरकार तो तंबाकू भी अलाउ करके रखा हुआ है। फॉर दैट मैटर हिंदुस्तान में कुछ भी हो रहा है सरकार के अप्रूवल के बाद ही होता है, बिना अप्रूवल के नहीं होता है। तो ये कह देना कि सरकार के नॉलेज में है इसलिए सेफ है, गलत है। उसका साइंटिफिक लेबोरेटरी एविडेंस है। ठीक। क्या तकलीफ होती है, पैरेलल हमारा दूसरा कंट्री क्या कर रहा है, स्वीडन ने क्या किया प्लास्टिक के ऊपर, हमारे पास एविडेंस है। अगर हम नहीं करना चाहे, इसके पीछे वजह है। किसी से बात कीजिए तो कहता है सर विकल्प क्या है? क्या 50 साल पहले हमारे पास प्लास्टिक था, विकल्प था? आपको फेज आउट करना होगा, फेज आउट करना होगा और अप्रोच पॉजिटिव रखनी होगी। यस सर। डॉक्टर सिन्हा कुछ ऐड करना चाहें? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास समय की कमी है सर। डॉक्टर जी अतीश सिन्हा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि सरकार के पास सारे मापदंड हैं अभी प्लास्टिक के लिए। हम लोग इस पे बहुत रिसर्च करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये जो फीडिंग बॉटल्स होते हैं बच्चों के लिए, इसमें हमने पाया बिस्फेनॉल ए। तो ये कह देना कि सबके मापदंड है और कोई फूड ग्रेड प्लास्टिक में सब सेफ है, ये बहुत ही अनावश्यक होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सोल्यूशन की तरह से, जो केमिकल्स यूज होते हैं प्लास्टिक में एज एडिटिव्स, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसमें हमें कमी लानी पड़ेगी। ओनली सेफर केमिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और इसका डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। ये लेबलिंग में आनी चाहिए कि किस तरह की केमिकल्स किस प्लास्टिक में है। दूसरा, रिसाइकल प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उस पे काफी सोच विचार करके उसके मापदंड और स्टैंडर्ड फिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ जितनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है वो सब रिसाइकिल नहीं होता, वो डाउन साइकिल होता है। एब्सोल्युटली एक कदम नीचे चला जाता है और उसकी स्टैंडर्ड बहुत 500 अरब प्लास्टिक बैग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ प्लास्टिक की बात मैं कर रहा हूं सर। और 5 बार आप धरती को लपेट लेंगे ना, इतना प्लास्टिक है ये इसका एक कण भी, इसका छोटा सा कण भी आप सोचिए, इंसान के अगर शरीर में प्रत्यक्ष परोक्ष किस भी रूप में जा रहा है, इसके क्या खतरे हैं यह आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन हां, एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता तो है। एक शो में तो हम इस बड़े मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश नहीं कर सकते, इसलिए इस पर चर्चाएं इस तरह की जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। हितेन बेड़ा सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। सतीश सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंशुमान कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।